हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय एलिशबा। जैसे कि हम लोग अभी तक फर्स्ट चैप्टर पर के अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। अभी प्रीवियस वीडियो में हमने रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हम लोग डाइजेशन वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट आज हम लोग लेने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो इस ट्रांसपोर्टेशन वाले पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ हम लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअल में ट्रांसपोर्टेशन हो किस चीज़ का रहा है एंड वाई ट्रांसपोर्टेशन इज़ एसेंशियल इन ह्यूमन बॉडी। तो हम जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन के हम मतलब बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि देर आर लॉट्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कार, बस, रिक्शा, इतने सारे हम लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट ह्यूमन बॉडी के अंदर भी किसी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर वो जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वी डू नॉट रिक्वायर दैट काइंड ऑफ बसेज, रिक्शाज और साइकिल, बाईसाइकिल, एरोप्लेन, शिप, एनीथिंग एल्स। हमें उन सभी चीज़ों की कोई ज़रूरत होती नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किन चीज़ों का हो रहा है, किन सभी हम कह सकते हैं कि किन सभी न्यूट्रिएंट्स का, बेसिकली हम लोग कह सकते हैं वाटर का कह सकते हैं। तो किस तरह से वो ट्रांसपोर्टेशन बॉडी के अंदर होता है वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स की, तो ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब होता है कि बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है हमारी कुछ एसेंशियल चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के अंदर कुछ नेसेसरी कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जैसे कि वो एयर हो गया, आपका वाटर हो गया, फूड हो गया, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एयर नहीं होगी तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर वो एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होगी, और अगर बॉडी के अंदर एटीपी का ही फॉर्मेशन नहीं होगा तो बाकी के फंक्शन हो ही नहीं पाएंगे। बिकॉज वी नो वेरी वेल कि एटीपी का फॉर्मेशन कराने के लिए भी हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। सो इट इज़ सो एसेंशियल कि हमारी बॉडी के अंदर हर एक सेल के पास ऑक्सीजन पहुँचे। तो वो जो ऑक्सीजन है वो एक्चुअल में पहुंचती कैसे है, उसको पहुंचने के लिए भी एक तरीका होता है। जैसे हमें किसी भी डेस्टिनेशन पर रीच करना होता है, तो अगर हमें कहीं दूर जाना है तो दूर जाने के लिए हम लोग ट्रेन का यूज़ करेंगे, हम लोग शिप का यूज़ कर रहे हैं अगर वाटर वाला कोई एरिया हमें कवर करना है, और अगर हमें जल्दी रीच करना है तो हम लोग एरोप्लेन का यूज़ करेंगे। ठीक है, वो थोड़ा महंगा होता है, लेकिन हम यहाँ पर फिलहाल बात कर रहे हैं कि हम लोग रीच करते हैं अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स से। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी तरह हैं, न्यूट्रिएंट्स और हम लोग कह सकते हैं जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे सर्वाइवल के लिए जो नेसेसरी हैं, ये भी बॉडी के अंदर ट्रैवल करके जाती हैं। ट्रैवल कैसे करके जाती हैं? जैसे हमारे यहाँ पर रोड होते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं आर्टरीज़ और वेन्स। ठीक है, आर्टरीज़ और वेन्स ये हो गए हमारी चौड़ी वाली सड़कें लाइक जीटी रोड। ठीक है, सबसे बड़ा रोड होता है ग्रैंड ट्रंक रोड, आप लोग जानते होंगे, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, लाइक दैट। तो बॉडी के अंदर जो बड़ी बड़ी सड़कें पाई जाती हैं, बड़ी बड़ी पाइपलाइंस बिछी हुई हैं, वो हैं हमारी आर्टरीज और वेन्स। अब जैसे कि हमारे ये जो बड़े वाले रोड होते हैं ये छोटे छोटे रास्तों में बट जाते हैं ताकि हम अपनी डेस्टिनेशन पर रीच कर सकें, वैसे ही आर्टरीज और वेन्स हमारी अलग अलग छोटे छोटे रास्तों पर डिवाइड हो जाती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है, ये कैपिलरीज हमारी हर एक सेल के पास हमारे ब्लड को पहुंचाने का काम करती हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है वो कुछ चीज़ों का हो रहा है। अभी मैंने एक और वर्ड यूज़ किया, ब्लड को पहुंचाने का काम करती हैं। बेसिकली जो ब्लड होता है एक्चुअल में हम लोग ब्लड का ही ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, ब्लड के थ्रू ही उन सभी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे ब्लड में मिक्स होती हैं। जितना भी हम लोग रेगुलर बेसिस पर खा रहे हैं, हमारे जो भी ब्रीथिंग है, ड्रिंकिंग है, ईटिंग है, ये सारी चीज़ें क्योंकि हर एक सेल के पास पहुंचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर जो टिश्यूज़ होते हैं हमारे, वो एसेंशियल वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो हर एक ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस है वो हर एक जगह पर हमारा पहुँच जाए। अब किस तरह से हमारी बॉडी में सारी चीज़ें पहुँच रही हैं उसके बारे में हम बात करते हैं कि एक सिस्टम पाया जाता है, जैसे हर एक प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, सेम ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी के अंदर पाया जाता है। सर्कुलेटरी नाम यहाँ पर क्यों रखा गया है? सर्कुलेट करना, किसी भी चीज़ को सर्कुलेट करने के लिए ही यहाँ पर हम लोग सर्कुलेशन कहते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन जो ह्यूमन के अंदर कंप्लीट होता है वो कौन से सिस्टम के अंडर होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम किन चीज़ों से मिलके बना होता है? अब देखिए, ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, हम अगर सड़कों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑब्वियसली हमारी क्या होंगी? सड़कें होंगी। सड़कों के साथ साथ कहाँ से हम लोग निकल रहे हैं या हम कहाँ, डेस्टिनेशन हमारी क्या है, हमें कहाँ पहुँचना है, कहाँ से हम निकल रहे हैं, यानी कि हम अपने घर से जाएंगे और घर से हमें किस डेस्टिनेशन पर रीच करना है, रास्ता तो बीच का हुआ हमारा। तो वही चीज़ें हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर होती हैं।
ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है? हमारा ब्लड हो रहा है। तो हमारी जो भी हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, ह्यूमन, जैसे हम इंसान हैं, इंसान क्या हो गया? ब्लड हो गया, ठीक है। ब्लड वेसल्स सड़कें हो गई। हार्ट हमारी क्या हो गई? या तो हमारा घर या फिर आप डेस्टिनेशन, जो भी आप समझो कि आप, मैं ये दोनों चीज़ों में क्यों काउंट कर रही हूँ, अभी आप आगे वो चीज़ समझ जाओगे। तो हमें ब्लड को पहुँचाना है वेसल्स के थ्रू हार्ट के पास, या फिर हार्ट से वेसल्स के थ्रू हमारे पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पहुंचा देना है। ये प्रोसेस हो रहा है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने के लिए, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल में भी यही काम करता है। और उसके साथ साथ जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो सभी छन के, या फिर हम कह सकते हैं फिल्टर होने के बाद हमें रिमूव हो जाते हैं बॉडी से। साथ ही साथ बॉडी के अंदर जो भी वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई हो जाता है, उससे फाइट करने में भी हमारे ब्लड जो होता है, या हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, वही हमें हेल्प कर रहा है। ब्लड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जिनके बेसिस पर हम ये वाली चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है। अब अलग अलग पार्ट्स हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले हम मेन चीज़ हार्ट के बारे में ही बात करेंगे। हार्ट जो होता है हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो कि चेस्ट कैविटी में स्लाइटली थोरैकिक रिजाइन की तरफ प्रेजेंट होता है। एक्चुअली में ये हमारा बिल्कुल मिडिल में पाया जाता है, ऐसा बोला जाता है, और स्लाइटली ये टेढ़ा होता है, मतलब हल्का सा टेढ़ा होता है लेफ्ट साइड। सो इसको हम बोलते हैं कि लेफ्ट साइड हमारे जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड पाया जाता है। और ये एक मेन पंपिंग ऑर्गन होता है। जैसे कहते हैं ना कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, या मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा दिल नहीं कर रहा है। एक्चुअली में दिल वो सारे काम नहीं कर रहा है। दिल का काम है सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करना। कुछ कुछ जगह पे इसको कंक्लूड कर दिया जाता है कि हाँ, दिल का फंक्शन होता है ये वाला। हमारे जितने भी मैसेजेस हैं वो सभी जाते हैं ब्रेन से। तो हमारा सोचना, समझना, अच्छा लगना, बुरा लगना, ये सारी चीज़ें क्या क्या करता है? हमारा ब्रेन मैसेजेस भेजता है, ब्रेन हॉर्मोन्स को भेजता है, और वो जो हॉर्मोन्स होते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर मिक्स होते हैं। तो ब्लड के थ्रू वो हॉर्मोन्स हमारे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। लेकिन ब्लड का तो सिर्फ और सिर्फ काम पंपिंग करने का है। ब्लड का काम कुछ भी फील करने का नहीं है। उसके पास कोई ऐसा सेंसरी ऑर्गन नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा आपको फील करा रहा है। ब्लड स्ट्रीम के अंदर हो सकता है आपका, ठीक है। हार्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि हार्ट के पास ऐसा कुछ पाया जा रहा है जो कि फील कराने में आपका हेल्प कर रहा है। अब इसके पास 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। अगर आप देख सकते हैं ब्लू वाली लाइन्स मेरी, तो ये यहाँ पर इसके 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं, आर्ट्रियोल्स और वेंट्रिकल्स। ऊपर वाले हमारे आर्ट्रियोल्स होते हैं, नीचे वाले हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं। लेफ्ट राइट दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। इन आर्ट्रियोल्स और वेंट्रिकल्स को बीच में से ताकि ये मिक्स ना हो, अलग अलग रहें, तो जैसे कि रूम के अंदर दीवार लगा देते हैं ताकि 2 रूम बन जाए, वैसे ही सेप्टम पाई जाती है एक लेयर, जो कि इनका पार्टीशन करने का बेसिकली काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब और इनके फैक्ट्स के बारे में बात करूं, हम लोग हमेशा देखते हैं कि जब भी हम हार्ट के डायग्राम के बारे में बात करते हैं, इट ऑलवेज अपीयर्स इन रेड एंड ब्लू कलर। लेकिन हम जानते हैं कि रेड कलर का बेसिकली हमारे दिमाग में आता है कि अगर हार्ट है तो इट वुड बी रेड इन कलर। लेकिन क्यों हम लोग इसको ब्लू कलर में बनाते हैं? क्या डिज़ाइन में बनाते हैं? नहीं, हम लोग डिज़ाइन में इसको नहीं बनाते हैं। रीज़न क्या है इसको ब्लू कलर का बनाने का? हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप्स का ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। फर्स्ट वन इज़ ऑक्सीजनेटेड एंड सेकंड वन इज़ डीऑक्सीजनेटेड। ओके, ये अच्छा सा नहीं लिखा गया, मेरे को सही से लिखना होगा। ऑक्सीजनेटेड एंड सेकंड वन इज़ डीऑक्सीजनेटेड। ओके, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या डिफरेंस होता है? ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसके अंदर रिच ऑक्सीजन पाई जाती है, और इसके अंदर पाई जाती है हमारी रिच कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मेनली अगर हम बात करें कि ये ऑक्सीजन और रिच ऑक्सीजन और रिच कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मतलब है, तो इन सभी चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हार्ट के मतलब जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में बताना चाहूँगी। एक्चुअली मैंने ये वीडियो पहले भी बना दी है जिसके अंदर ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में शायद मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर पाई हूँ, बट इट इज़ फॉर द क्लास 10, ताकि आप ज़्यादा घूमे फिरे नहीं इधर उधर की वीडियोज़ में। तो मैं आपके सामने एक जनरल सा व्यू रख रही हूँ कि क्यों हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और क्यों ज़रूरी है हमारी ये सारी सेल्स को, और क्या मतलब है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ओके, बेसिकली ब्लड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ब्लड जो हमारा बना होता है वो 2 टाइप के कंपोनेंट से मिलके बना होता है, सॉलिड एंड लिक्विड। आई एम डैम श्योर मेरे जितने भी और स्टूडेंट्स हैं उनको ये
चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल रट चुकी हैं। तो इतने बार उन लोगों को मैंने ये पढ़ाया है, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड, एंड सॉलिड के अंदर क्या चीज़ आती है, लिक्विड के अंदर क्या आती है। तो यूट्यूब से अब जो पढ़ने वाले हैं उन लोगों के लिए मतलब कहते हैं ना कि बहुत मज़ा आ गया कि हाँ पहले से पढ़ा हुआ है, तो वो लोग खुश होने वाले हैं। ठीक है, सॉलिड के अंदर हमारे आते हैं जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं, और हमारे लिक्विड वाले पोर्शन में आता है प्लाज्मा। अच्छा, आपने कभी सोचा है जब भी हम ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट करने के टाइम पर या फिर ब्लड की बात आती है तो वो लिक्विड की बात आती है। वो जो लिक्विड है वो लिक्विड एक्चुअल हमारा ब्लड नहीं है। मतलब ब्लड का एक कंपोनेंट है प्लाज्मा। मतलब जो भी पानी वाला मटेरियल पाया जा रहा है उसको हम प्लाज्मा कहेंगे। अगर ब्लड को छाना जाए, छाना इन द सेंस हम छन्नी से नहीं छान सकते, एक प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूजेशन। एक मशीन होती है, जैसे कि वॉशिंग मशीन में कपड़े हम लोग घुमाते हैं, वैसे एक छोटी सी राउंड मशीन होती है, छोटी सी, बहुत छोटी भी नहीं। तो साइज़ डिपेंड करता है कि आपको कितना सैंपल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी सेंट्रीफ्यूज भी अलग अलग साइज़ में आती है। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है जिसके अंदर अगर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड को रखें, ठीक है, और उसको घुमाते हैं हम लोग, आरपीएम राउंड पर मिनट के हिसाब से उसको घुमाया जाता है, तो हम प्लाज्मा और ब्लड सेल्स को अलग कर सकते हैं, जिससे हम प्रूव करते हैं कि हाँ ब्लड के अंदर दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, सॉलिड एंड लिक्विड। हम ये अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अलग अलग टेस्ट अलग अलग चीज़ों से लगाते हैं। बाकी अभी बहुत ज़्यादा मेडिकल वाले पे जा रहे हैं, फिलहाल वापस घूम के आ जाते हैं ब्लड के कॉम्पोनेंट्स के ऊपर। तो ब्लड सेल्स हमारी कितने टाइप की होती हैं? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। अब यहाँ पर मैं प्लेटलेट्स को 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकती है कि ये ब्लड सेल्स होती हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ सॉलिड कंपोनेंट, बट कुछ बुक्स में इसको सेल्स में कंक्लूड किया हुआ है, इसको इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन कुछ ब्लड जो बुक्स हैं हमारी उनके अंदर प्लेटलेट्स को सेल्स नहीं माना जाता। तो दोनों ही बातें हैं प्लेटलेट्स के लिए। तो क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं आएगा कि आपको लिख के आ जाए कि प्लेटलेट्स को सेल कहा जाता है या नहीं कहा जाता है, बट एक्चुअली इट इज़ द पार्ट ऑफ द सॉलिड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। ठीक है, प्लाज्मा हमारा जो होता है वो ऑलरेडी लिक्विड पार्ट है। सॉलिड के बाद हमने प्लाज्मा की बात कर ली। अब अगर बात करते हैं आरबीसीज की, तो ये होती हैं हमारी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, जो कि रेड कलर की होती हैं। ये हमारी वाइट कलर की होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, और ये भी हमारी रेड होती हैं, क्योंकि जो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है वो आरबीसीज के टूटने से होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टूट रही हैं, टूटे फूटे पार्ट जो होते हैं आरबीसीज के वो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, प्लाज्मा आपका प्लाज्मा होता ही है। अब ये जो हमारी रेड सेल्स होती हैं ये किसकी वजह से होती हैं? क्योंकि इनके पास पाई जाती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज़ नथिंग, इट इज़ द पिगमेंटेड प्रोटीन। ऐसा हम मान के चल सकते हैं कि रेड कलर जो प्रोवाइड करा रही हैं आरबीसीज को, वो हमारी हीमोग्लोबिन प्रोवाइड करा रही हैं। और आरबीसीज का जो फंक्शन होता है ऑक्सीजन कैरी करने का होता है। पूरी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन लेकर जाती हैं वो हमारी रेड ब्लड सेल्स लेकर जाती हैं। ये जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो कुछ इस तरह की शेप की होती हैं, मतलब राउंड होती हैं। ये मेरा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है डायग्राम, ठीक है, राउंडेड शेप की होती हैं, ऐसे बाइकॉन्केव इनको बोलते हैं। इनके सरफेस के ऊपर ही हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अच्छा, कोई सेल है, मतलब कोई पानी है, पानी के अंदर अगर आप रेड कलर घोलोगे तो वो आपको रेड ही दिखाई देगा ऑब्वियसली। तो सेम यही वाला हाल होता है आरबीसीज का। ये खुद तो वाइट कलर की होती हैं, क्योंकि इनके ऊपर ये हीमोग्लोबिन रह रहा है, तो हमें ये रेड कलर की अपीयरेंस में हो रही हैं। साथ ही साथ हीमोग्लोबिन जो होता है वो अपने साथ हमेशा ऑक्सीजन को रखता है। ऑक्सीजन इसका बेस्ट फ्रेंड है, तो ऑक्सीजन को कैरी करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन को एक्चुअल में हमारा हीमोग्लोबिन ले रहा है, लेकिन कैरी करवाने का या फिर घूमने फिरने का काम हमारी सिर्फ आरबीसी कर सकते हैं, क्योंकि आरबीसी खुद हीमोग्लोबिन का घर है। इसीलिए कहा जाता है कि आरबीसी जो होती हैं हमारी ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है। रिच ऑक्सीजन इट मीन्स हमारे पास किसके पास पाई जा रही है? आरबीसीज के पास। नेक्स्ट, जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ये वाइट इसलिए हैं, पहली बात तो क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, तो इसलिए वाइट कलर की हैं। अब जब इनके पास हीमोग्लोबिन पाया ही नहीं जाता है तो ये ऑक्सीजन कैसे कैरी करेंगी? क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारा हीमोग्लोबिन ही कैरी कर सकता है। तो वाइट ब्लड सेल्स की जो शेप होती है इनसे बिल्कुल अलग होती है। इनके पास कुछ ग्रेन्यूल्स वगैरह पाए जाते हैं। कुछ सेल्स हमारी ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं, कुछ हमारी ग्रेन्युलोसाइट्स नहीं होती। कुछ के पास ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, कुछ के पास नहीं पाए जाते। ये 5 टाइप की हमारी पाई जाती हैं डब्ल्यूबीसीज। इनका हम सिर्फ मेन फंक्शन पढ़ लेते हैं कि ये बैक्टीरियाज को किल करने का काम करती हैं और हमारी इम्यूनिटी बेसिकली बूस्ट करती हैं। ये हमारी जो भी हमें अगर वायरल हो गया है, हमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो ये डब्ल्यूबीसीज उन फॉरेन पार्टिकल को, यानी कोई भी चीज़ ऐसी एंटर कर रही है उसको ढुशुम ढुशुम करके किल कर देती हैं। प्लेटलेट्स हमारी हेल्प करती हैं वुंड हीलिंग में। ठीक है, चोट लग जाए एकदम से ब्लड कोगुलेट होना जो स्टार्ट हो जाता है, खून का जमना स्टार्ट हो जाता है, वो हमारी मेन रोल प्ले करती हैं प्लेटलेट्स। ओके, ये तो बात हुई हमारे सारे सॉलिड कंपोनेंट्स की। प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो ये हमारा जुड़ा बना होता है वाटर प्लस बायोमोलिक्यूल्स।
ये बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, हमारे जितने भी हमारे क्या न्यूट्रिएंट्स हो गए आपके, कौन कौन से, कार्ब्स, प्रोटीन्स, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं हार्मोन्स हो गए आपके, जितनी भी बॉडी के अंदर बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो सभी हमारे इस इकलौते प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती हैं किसकी मदद से, ब्लड की मदद से। दैट्स वाई ट्रांसपोर्टेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी एक बॉडी का अगर फंक्शन हो रहा है, कोई भी एक फंक्शन अगर अपना बंद हो जाए होना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी के अंदर, क्योंकि हर एक जो फंक्शन है या फिर हम कह सकते हैं हर एक जो प्रोसेस है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो ब्लड का यहाँ पर बहुत मेन रोल हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड के बारे में हमने बात कर ली, क्यों इनके ये सारे फंक्शन है, बिकॉज हमें अगर जब तक ये नहीं पता होगा कि कौन से वाली चीज़ का क्या फंक्शन है, हम तब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि हम क्यों ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हार्ट जो होता है, बेसिकली हार्ट हमारा ब्लड को पंप करने का काम करता है, ओके। ब्लड को पंप करने का काम कौन कर रहा है, हार्ट कर रहा है। और हार्ट के पास हमारे चैम्बर्स पाए जा रहे हैं। ये एक्चुअल में क्या है, जैसे कि टंकी लगी होती है ना घर में, टंकी बड़ी वाली जो टैंक होती है, उस टैंक से जो हमारे हर एक जगह पे पाइपलाइन से पानी प्रोवाइड कराया जाता है ना घर के हर एक पार्ट में, सेम जो हमारा ये हार्ट है ये भी क्या काम कर रहा है, हर एक पार्ट में क्या प्रोवाइड करा रहा है, पानी की तरह हमारा ब्लड प्रोवाइड करा रहा है, जिससे कि बॉडी के हर एक पार्ट में क्या मिल जाए, ब्लड मिल जाए, ठीक है। अब जब तक बॉडी मतलब क्या है कि पाइपलाइन से अगर कहीं पे भी बंद हो जाए पाइपलाइन और वहाँ पे एक स्पेसिफिक जगह पे पानी ना जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे ही अगर हार्ट से एक स्पेसिफिक जगह पे पानी ना जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दो चीज़ें होती हैं, देखो हमारे घर के अंदर भी, ये सपोज़ टैंक है, सपोज़ ये टैंक है, इस टैंक से हमारा पानी इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, नीचे भी आ रहा है, छत पे भी जा रहा है सपोज़, ठीक है। यही पानी है हमारा अंडरग्राउंड भी तो जाएगा, जो हम यूज़ कर रहे हैं नालियों के थ्रू, वो हमारा नीचे जाएगा और यही पानी अब फिल्टर होकर ऊपर आएगा टंकी में। यही तो प्रोसेस होता है। सेम प्रोसेस होता है हमारे हार्ट के अंदर। क्या होता है हमारे हार्ट के अंदर कि हमारे हार्ट में पूरी बॉडी का जितना भी ब्लड है, यानी जितना भी फ्लूइड है, लिक्विड है, वो सभी हार्ट के अंदर आएगा। अंदर आने के बाद क्या होगा, ये ऐसे इसका ये रास्ता है जाने का कि इस पाइपलाइन से जा रहा है। पाइपलाइन से जाने के बाद ये जाएगा हमारा लंग्स के पास। लंग्स के पास जाने के बाद ये वापस आएगा हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर आने के बाद क्या होगा, ये पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये काम कर रहा है हमारा ब्लड। मेन खतरनाक वाली जो पाइपलाइन होती है ना कि कलेक्ट करना और सारे में भेजना, सिर्फ ये काम आपका हार्ट कर रहा है, पंपिंग करने का। कितने प्रेशर के साथ जाना चाहिए ब्लड, कितने कम अमाउंट में जाना चाहिए, कितने ज़्यादा अमाउंट में जाना चाहिए, ये सारी मेहनत वाला काम कर रहा है हमारा हार्ट, ठीक है। इसके अंदर कोई भी बोन नहीं पाई जाती, ये सिर्फ एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ओके। कार्डिक मतलब जो हमारी इसकी सेल्स होती हैं वो कार्डिक सेल्स होती हैं, हम इसको कार्डियो भी बोलते हैं हमारे हार्ट को। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें थी हमारे हार्ट के बारे में। एंड इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, जो कि आपको नॉर्मली स्कूल्स में या फिर सभी पढ़ाते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। हम लोग स्ट्रक्चर से ज़्यादा सर्कुलेशन पर फोकस करेंगे कि सर्कुलेशन हो कैसे रहा है। साथ ही साथ मैं आपको स्ट्रक्चर भी बताऊँगी, ठीक है। अब हमने अभी बात की थी कि जो वेसल्स होती हैं, मतलब बेसिकली जो हमारी पाइपलाइन है, पाइपलाइन को मैं एक नया टर्म दूंगी, ब्लड वेसल्स, ठीक है। उनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। जो वेसल्स होती हैं हमारी, अभी हमने पढ़ा 2 टाइप की होती हैं, कौन कौन सी, आर्टरीज एंड वेन्स। इन आर्टरीज और वेन्स में अगर मैं बात करूं, ये आर्टरीज हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती हैं, वेन्स हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं। बट यहाँ पर हमारा एक एक्सेप्शन आ जाता है, जहाँ पर एक जगह पर हमारी आर्टरीज इम्प्योर ब्लड भी कैरी करती है। इम्प्योर मतलब यहाँ पर रिच ऑक्सीजन होती है, यहाँ पर रिच कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ओके। अच्छा, ये रिच ऑक्सीजन और रिच कार्बन डाइऑक्साइड आ कहाँ से रही है? देखो, हम जब सांस लेते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी गैसेस एंटर करती हैं। ऐसा तो है नहीं हमारी नोज़ बोल रही है कि आओ छन छन के सिर्फ ऑक्सीजन आप आओ, फिल्टर होने के बाद सिर्फ ऑक्सीजन एंटर कर सकते हैं, नहीं होता है ऐसा। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे तरीके की गैसेस एंटर करती हैं। साथ ही साथ बॉडी में हम इतना सारा कुछ खा रहे हैं, बॉडी के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स हैं हमारे जो ब्रेक डाउन होते हैं एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, या फिर हम कह सकते हैं डाइजेशन। बहुत सारी चीज़ों का हमारा क्या होता रहता है, ब्रेक डाउन होता रहता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी में पाई जाती है। लेकिन हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होती इतने सारे कार्बन डाइऑक्साइड की। तो क्या होता है, ये जो पूरी हमारी कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड है, ये पूरी बॉडी से इकट्ठा होता है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर घुल जाती है, वो गंदा हो जाता है खून एक तरह से हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हमारी एनर्जी जो बनेगी वो तो ऑक्सीजन से बनेगी। वो सारा कलेक्ट होने के बाद हार्ट के पास आता है।
पूरी बॉडी से कलेक्ट होगा गंदा वाला ब्लड और हार्ट के पास जाएगा। जैसे कि गंदा वाला पानी जो हम पी चुके हैं, पीने के बाद जो नाली से चला गया है, पूरे रिवर के अंदर चला गया और वो वापस से क्या होगा, हमारी टंकी से ऊपर आ रहा है, लेकिन टंकी से ऊपर तो वो क्लीन होके आ रहा है ना, फिल्टर होके। तो हमारा जो ये हार्ट है, हार्ट के पास जाएगा सारा गंदा वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड या फिर कार्ब ऑक्सीजनेटेड हम उसको कह सकते हैं, आएगा। और हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो लंग्स के अंदर होता है। तो ये जो हमारा एक्सचेंज होगा वो लंग्स के अंदर होगा। ये जो हमारी आप देख रहे हैं ये वाली जो पाइप है, पाइप ही मैं बोल रही हूँ, जो वेसल्स है हमारी, ये कनेक्ट है भाई साहब लंग्स से। अब ये लंग्स यहाँ पर एक्सचेंज कर देगा और यहीं से ही घूम के हमारा ब्लड आ जाएगा वापस, और ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये जो हम लोग ब्लू कलर शो कर रहे हैं, दिस इज़ फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इट इज़ ब्लू इन अपीयरेंस। और जो हमारी रेड वाली अपीयरेंस है, इट इज़ फॉर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर रिच ऑक्सीजन पाई जाती है, दैट्स वाई इट इज़ रेड इन कलर। हम इसको सिर्फ मज़े में शो करने के लिए, सजाने के लिए नहीं बनाते हैं ब्लू और रेड कलर का। इसका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वाला रीज़न होता है। ओके, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर्कुलेशन की। तो सबसे पहले क्या होगा, अभी मैंने बताया वेन्स के अंदर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। तो वेन्स जो होती हैं हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेंगी बॉडी के हर एक पार्ट से। तो ब्लू कलर की हमारी होंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली। तो यहाँ से तो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया लंग्स पाए जा रहे हैं, यहाँ तो एक्सचेंज होगा। तो ये हमारी वेन्स नहीं है, ये हमारी क्या है, वेन्स हैं सारी। तो ये बॉडी के हर एक पार्ट से कलेक्ट करके लाएंगी ब्लड को, ठीक है। ब्लड हमारा कलेक्ट होगा, कलेक्ट होने के बाद यहाँ जाएगा, रास्ता तो यही दिख रहा है हमें। कलेक्ट करने के बाद राइट एट्रियम में जाएंगी। तो भाई साहब ये वाला पार्ट हो गया हमारा राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से वो जाती हैं हमारे राइट वेंट्रिकल में। तो ठीक है, हमने पहुंचा दिया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से देखो कहीं पे भी हमें नाली वाली खुली हुई नहीं नजर आ रही, बिकॉज बीच में तो ये पूरी खांच बनी हुई है ना, ताकि ये दोनों मिक्स ना हो। अगर ये खुला हुआ होता तो हमारा रेड और ब्लू मिक्स हो जाता, इसीलिए ये हमारा बंद है, ठीक है। इन दोनों को अलग रखने के लिए, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को अलग रखने के लिए ही हमारी ये बीच में दीवार पाई जा रही है। ओके, अब ये ब्लड हमारा कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से हमारा ऊपर ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में। अब आप एक कॉमन सेंस वाली बात बताओ, अभी तक हमारा जो ब्लड है वो लंग्स तक रीच ही नहीं किया, तो क्या हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया? नहीं हुआ। लेकिन हमने बात की थी कि जो हमारे आर्ट्रियम हैं या हमारी जो आर्टरीज वगैरह होती है उनके अंदर प्योर ब्लड पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे राइट पर जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज हैं, इनके अंदर तो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। तो बच्चों, जितने भी हमारी पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं और पल्मोनरी वेन्स, अगर मैं वेन्स की बात करूँ, देखो अभी हमारे पल्मोनरी आर्टरीज में गया जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब यहाँ लंग्स में चला जाएगा, देख सकते हैं पल्मोनरी आर्टरीज से हमारा ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, जो कि फिर हमारा ब्लड एंटर करेगा पल्मोनरी वेन्स से। तो ये रास्ता हमारा ब्लड लेने वाला है पल्मोनरी वेन्स से। अब यहाँ पर हमारा जो ट्विस्ट आया है वो ये आया है कि हमारी जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं, लेकिन हमारी वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, रिच कार्बन डाइऑक्साइड वाला। लेकिन जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स होती हैं, यहाँ पर हमारा एक्सेप्शन पाया जाता है, क्योंकि बेचारे इसके पास कोई पाइपलाइन नहीं है जाने के लिए, कोई रास्ता नहीं है, तो इसको मजबूरी में आर्टरीज वाले रास्ते से ही जाना पड़ता है। वो होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज में ही हमारा इम्प्योर ब्लड पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर उसके बाद लंग्स में एक्सचेंज हो जाता है पल्मोनरी वेन्स के पास। फर्स्ट टाइम जब ब्लड एंटर करता है वो वेन्स से एंटर करता है, तो यही वाली हमारी वेन्स है जिसके अंदर प्योर ब्लड पाया जाएगा। बाकी बॉडी के अंदर जितनी भी वेन्स और आर्टरीज हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड अकॉर्डिंग टू देम पाया जाएगा। ओके, वेन्स में एंटर हो गया। वेन्स में एंटर होने के बाद ये वाला पार्ट जो है हमारा वो आर्ट्रियम वाला पार्ट है, ऑब्वियसली आर्ट्रियम वाला पार्ट है। तो हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड जाएगा, आर्ट्रियम के बाद वेंट्रियोल में ब्लड जाएगा, वेंट्रियोल के बाद हमारी आर्टरीज के अंदर जाएगा। आर्टरीज पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को कैरी कर देंगी। ये होता है हमारे किसके अंदर, सर्कुलेशन के अंदर। शायद आपको समझ में आया हो, इसको 2-3 बार प्ले करके देखना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा लगता है फर्स्ट टाइम में कि हो सकता है थोड़ा आपको टफ लगे, बट इट इज़ नॉट दैट मच टफ। आप ये सारे जो लिखे हुए हैं इन पे फोकस कीजिए और खुद से यहाँ पे बनाते जाइए एरो, तो आपको बहुत ईजीली ये जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं इसके बारे में कि कौन सा वाला पार्ट कहाँ पाया जाता है। अगर आपको ये याद रहेगा कि कौन सी वाली आर्टरीज़ में और कौन सी वाली वेन्स में ब्लड आ रहा है और जा रहा है, तो आपको स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा।
ठीक है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द स्ट्रक्चर, बहुत ईजी स्ट्रक्चर है। अगर आपको ये पूरा सर्कुलेशन लर्न हो गया, अगर आपको ये सर्कुलेशन का चार्ट लर्न हो गया, ये एरोज आपको याद हो गए हैं, दैट मीन्स यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम एज वेल। ज़रूरी नहीं आप बहुत सारे कॉर्डो वगैरह, एंट्रोवेंट्रिकुलर और पता नहीं ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। उन सभी चीज़ों को बनाने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है स्टैंडर्ड 10th के लिए। यू जस्ट हैव टू मेक दीज स्ट्रक्चर्स, बिकॉज आपके जो सर्कुलेशन है उसमें यही ज़्यादा इन्वॉल्व है, इन्हीं का ही मेन फंक्शन होता है। इफ़ यू आर मेकिंग दीज स्ट्रक्चर्स ओनली एंड इफ़ यू आर मैंशनिंग दीज स्ट्रक्चर्स ओनली, देन यू विल बी गेटिंग योर फुल मार्क्स ऑफ द फॉर द क्वेश्चन ऑफ सर्कुलेशन। ओके, आई होप you have understood whatever I have told you. Now move to the next topic, not next topic, move to the next heading, so which is blood vessels. तो blood vessels के बारे में अभी ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। देखिए, अगर हम वेन्स की बात करें तो ये कैसी होती है, इसकी जो वाल्व होती है स्मूथ वाल्व होती हैं, एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, वाल्व पाई जाती है, स्मूथ मसल्स होती हैं, कनेक्टिव टिश्यूज पाई जाती हैं, और ये हमारी छोटी छोटी जो सड़कों में बट रही हैं दोनों कैपिलरीज होती हैं। आर्टरीज हमारी कुछ इस टाइप की होती हैं। इनके ना फंक्शंस के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। आर्टरी जो होती है हार्ट से लेके पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पहुंचा रही है, लेकिन वेन्स क्या करती है, पूरी बॉडी से कलेक्ट करेगी और हार्ट में ब्लड को पहुंचाएगी। आर्टरीज जो होती हैं वो थिकर होती हैं वेन से। अब भैया क्यों ये थिकर होती हैं वेन से, आप खुद सोचो। अगर हमने छत पे, हमारा जो हार्ट है वो ऊपर की तरफ पाया जा रहा है, मैंने ट्राइंगल हार्ट बनाया है, आई नो थोड़ा फनी सा है, मतलब ट्राइंगल तो नहीं होता हमारा हार्ट, पर कोई नहीं, डायग्राम है। तो हमने यहाँ पर हार्ट है हमारा, जो कि पूरी बॉडी में प्रोवाइड करा रहा है ब्लड को। ये पाइपलाइंस मैंने बिछा दी हैं, हाँ बहुत अच्छा डायग्राम। चलो, ब्लड हमारा पूरी बॉडी में पहुँच रहा है हार्ट से, तो प्रेशर कैसा होगा, जैसे आप एग्जांपल लीजिए अपने घर का, कि छत पे आपने टंकी रखी हुई है, टैंक जो होता है, और आपको वो अपनी कार वॉश करनी है सबसे नीचे, मतलब गली में आप वॉश कर रहे हैं, अपने घर में सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आप वॉश कर रहे हैं, और आपने पाइप जो कनेक्ट किया है वो छत से ही कनेक्ट किया हुआ है, तो पानी का प्रेशर कैसा होगा, ऑब्वियसली बहुत हाई होगा। वहीं आपकी जो टंकी है जहाँ से वो पाइपलाइन कनेक्ट है वो नीचे से कनेक्ट है, और आपको कार जो वॉश करनी है, या फिर मैं कह सकती हूँ ऊपर का फ्लोर वॉश करना है, तो पानी का जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा, बहुत कम होगा, धीरे धीरे पानी आएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने में प्रेशर बहुत ज़्यादा हमें लगाना पड़ता है, तो जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे ही ऊपर से कोई चीज़ आती है तो एकदम फोर्स के साथ आती है, बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से आती है, तो उसको मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमारी आर्टरीज थिक पाई जाती हैं। ओके, पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। आर्टरीज जो होती हैं उसकी खतरनाक वाली वॉल्स होती हैं, मतलब टाइट वाली जो होती हैं, और वेन्स की उसके कंपैरिजन में थोड़ी पतली वॉल्स पाई जाती हैं। ठीक है, इनके अंदर बहुत प्रेशर लगता है, क्योंकि ऊपर से भैया कोई चीज़ नीचे आ रही है तो तेज़ी से आएगी, और ब्लड फ्लो जो होता है इनके अंदर थोड़ा धीरे धीरे होता है। आर्टरीज की जो ल्यूमन मतलब ये जो हम ल्यूमन इसकी बात करें, चौड़ाई की, पाइप की चौड़ाई की, ये थोड़ी पतली होती है, ठीक है। और वेन्स की जो होती है वो थोड़ी चौड़ी होती है। भैया नीचे से तुम पानी इकट्ठा कर रहे हो जगह जगह से, तो चौड़ी वेन्स होंगी, जब तो ज़्यादा पानी इकट्ठा कर पाओगे। आर्टरीज तो ऑलरेडी इतना सारा इकट्ठा हो गया, बहुत सारा ब्लड नीचे की तरफ आ रहा है, तो तुम्हें इतनी ज़रूरत है नहीं, ऑलरेडी उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, इसलिए इनके अंदर नैरो पाई जाती है, इसके अंदर वाइडर पाई जाती है। अगर ये ऐसे फैक्ट की तरह आप याद रखेंगे तो आप कभी ज़िंदगी में आर्टरीज और वेन्स नहीं भूलेंगे, बिकॉज इतना याद रखिए, आर्टरीज जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है तो उसको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। वेन्स जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी जगह से इकट्ठा कर रही है तो उसको क्या क्या प्रोसेस, मतलब कैसे कैसे करना होगा। पाइप वाला एग्जांपल याद रखो, कार वॉश वाला एग्जांपल याद रखो, आपको हमेशा आर्टरीज और वेन्स याद रहेंगे। नेक्स्ट, हमारी बॉडी के अंदर जो ये ब्लड है ये एक प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है। अभी हमने प्रेशर की बात की आर्टरीज और वेन्स के अंदर, तो उस प्रेशर को ही हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा ना, डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है, डॉक्टर मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो हो रहा है। डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक 2 टाइप का हमारा ब्लड प्रेशर पाया जाता है। एक नॉर्मल रेंज होती है 120/80 mmHg, इसकी यूनिट होती है, ठीक है, 120/80।
दो तरह के ब्लड प्रेशर हैं। देखो, दो तरह से तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। एक बार तो ऊपर से नीचे की तरफ सारे में फ्लो कर रहा है, एक बार नीचे से कलेक्ट होके भी तो ऊपर आ रहा है। तो दोनों ही तरह के प्रेशर्स का यहाँ पर नाम है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। जब हार्ट फिल होता है ब्लड से, मतलब नीचे की तरफ से आ रही हैं और ज़्यादा वो लगता है, प्रेशर लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब जब हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर, उस टाइम पर ज़्यादा प्रेशर लगता है, दैट इज सिस्टोलिक। तो सिस्टोलिक मीन्स 120, डायस्टोलिक मतलब 80। तो ये वाला हमारा ब्लड प्रेशर होता है कि कितने अमाउंट में, कितनी स्पीड से या कितने प्रेशर के साथ हमारा ब्लड आर्टरीज से जा रहा है या फिर वेन से कलेक्ट होकर आर्टरीज के अंदर आ रहा है। उसके बेसिस पर हम लोग ब्लड प्रेशर अपना कहते हैं कि लो है या फिर हाई है। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, इट मीन्स न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि बहुत कम स्पीड में ब्लड नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। कम स्पीड में फ्लो होगा तो कम अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स हर एक सेल के पास जाएंगे। और अगर हाई प्रेशर के साथ जा रहा है तो हमारी वॉल्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। पाइप जैसे होता है ना, घर में समर सेवर हम लोग लगा देते हैं और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो एकदम होता है ना, एडजस्ट भी नहीं कर पाते उसको, एकदम मतलब काबू में नहीं आता वो बिल्कुल। सेम ऐसे ही हमारे ब्लड प्रेशर के साथ हो जाता है कि जब बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करेगा तो आर्टरीज के फटने का भी डर होता है। आपने सुना होगा नस फट जाएगी, एटॉल डॉक्टर्स बोलते हैं, वो सही बोलते हैं। वो यही रीज़न होता है कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर तो उनको फटने का भी डर रहता है। ओके, दिस इज़ हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर। अच्छा, हाई और लो हम कहेंगे कब? अगर ये 110 चला जाए या ये हमारा 60-70 चला जाए, दैट वुड बी लो ब्लड प्रेशर। अगर इससे हमारी 30-40 ब्लास्ट होती है, ओके, इतनी बहुत ज़्यादा हाई चली जाए, हमारा ये 120 से ऊपर हमारा अगर रीडिंग जा रही है, दैट वुड बी हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, ब्लीडिंग क्या होती है? ब्लीडिंग हमारी, जैसे अगर चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद जो हमें खून निकलना स्टार्ट होता है, वो होता है हमारा जब हमारी ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं। रप्चर मतलब उनके अंदर फट जाएं वो, तब हमारी ब्लीडिंग होती है। और ब्लीडिंग कैसे स्टॉप होती है? जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या काम करती हैं? सपोज़ ये हमारे कहीं पर चोट लग गई है, चोट लगने के बाद ये ब्लड बह रहा है, जो हमारी प्लेटलेट्स होंगी वो एक्टिव हो जाएंगी। एक्टिव होने के बाद एक के ऊपर एक ऐसे चिपकना स्टार्ट कर देंगी। मीनवाइल जो हमारी WBCs हैं, यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ एंटर करेगी, उसको, जैसे अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई धूल वूल कुछ भी आएगी ना, उसको किल करने का काम करेंगी। और प्लेटलेट्स से बोलेंगी तुम टेंशन मत लो, हम किल कर रहे हैं। तो प्लेटलेट्स अपना काम करेंगी। सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट्स ही नहीं, यहाँ पर हमारा विटामिन के और कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। 13 फैक्टर्स होते हैं, जिनमें से एक फैक्टर हमारा अभी पता नहीं है कि वो पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, उसका नाम क्या है नहीं पता। 13 फैक्टर्स होते हैं हमारे, जो कि हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग किस लिए होती है? ब्लड क्लॉटिंग इसलिए होती है, अगर कभी चोट लग गई तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बॉडी से ब्लड अगर रिमूव हो गया तो हमारे न्यूट्रिएंट्स भी रिमूव हो जाएंगे और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी रिमूव हो जाएगा। आपने देखा होगा जब भी कभी चोट लग जाती है, थोड़ी देर के बाद हमारा खून का बहना बंद हो जाता है, वो हमारे प्लेटलेट्स की वजह से ही होता है। फिर उसके बाद एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है स्किन के ऊपर, दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स। ओके, अब बात करते हैं ब्लड डबल सर्कुलेशन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डबल सर्कुलेशन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे वो UP बोर्ड हो, दोनों के अंदर ही आपका डबल सर्कुलेशन बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो 2 बार सर्कुलेट करता है। अब कैसे 2 बार सर्कुलेट करता है? देखिए, एक बार तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसी को ही हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं कि एक बार तो वो पूरा कलेक्ट होके आ रहा है ऊपर और वही ब्लड वापस से नीचे जा रहा है, तो घूम ही तो रहा है वो 2 बार। ये रहा ना हमारा, एक बार क्या हो रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे आया, नीचे आने के बाद अलग अलग तरह की चीज़ों से वो मिला, संगति बिगड़ गई भैया इसकी, अब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गई इसमें। अब यही घूम के जा रहा है हमारा ब्लड प्योर होने, कि सुधर गया यहाँ पे जाने के बाद, सुधरने के बाद वापस आ गया अपने घर। ये काम हमारी बॉडी में हो रहा है कि 2 बार ब्लड हमारी बॉडी में मूव कर रहा है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, सर्कुलेशन डबल पाया जाता है। ये कुछ मेन छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जो कि इसी के बराबर हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बट द टॉपिक इज़ नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड लाइक दिस इज़। वो थोड़ा इजी पड़ेगा, बट इस वीडियो को अगर आप एक बार में ना समझ में आए तो आप दोबारा इसको प्ले करके देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट आफ्टर दिस वीडियो, यू कैन कमेंट। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियोस मैं और ज़्यादा बनाऊं, तो प्लीज़ डू शेयर माय वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ाना वीडियोस अपलोड करूँ।
ठीक है, तो ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।